नमस्कार साथियों। आज मैं अपनी पसंदीदा कहानी और बीए ऑनर्स के पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम मारे गए गुलफाम पर कुछ बातचीत करूँगी। टेक्स्ट में और बहुत सारे रेफरेंसेस में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कहानी कई प्रतीकों को लेकर कैसे बुनी गई है, आदर्श प्रेम की कथा कैसे बुनती है, गंवई परिवेश को रेणु किस तरह लाते हैं और सांस्कृतिक संपन्नता को किस तरह इस कहानी के माध्यम से तत्कालीन समय और समाज को गूंथते और बुनते हुए दरअसल तत्कालीन सांस्कृतिक संपन्नता को भी दिखाने की कोशिश रेणु कर रहे हैं। और इसे मैं सांस्कृतिक संपन्नता की कहानी इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि एक नए नज़रिए से भी हमें तीसरी कसम देखनी ही चाहिए। पाठ्यक्रम में ये निर्धारित कहानी बीए में भी पढ़ाई जाती है, एमए के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाई जाती है। क्यों ना साथियों हम समग्रता में बात करें। जो कुछ भी फणीश्वर नाथ रेणु के बहाने से और मारे गए गुलफाम, क्योंकि इस पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है, ये फिल्म बहुत प्रशंसा में रही, बहुत लोकप्रिय रही। और फिल्म की प्रशंसा और लोकप्रियता से कहीं कम ये कहानी नहीं रही। मतलब यह कहानी भी रेणु की श्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। इसका स्वरूप देखें अगर, यानी कि सौष्ठव देखें, कहानी की सुंदरता देखें, तो ऐसा लगता है कि कविता चल रही हो या सिनेमा चल रहा हो, है ना। यानी कि बिंबात्मकता है, प्रतीकात्मकता है, उपन्यास जैसा कलेवर और फ्लेवर देता है, और लोक वार्ता यानी गंवई जीवन की और वहाँ के पात्रों और चरित्रों के संवाद की, उनके रहन सहन, उनके जीवन मरण की लगभग यह कथा कहती है, कहानी कथा कहती है। तीसरी कसम, कसम शब्द में ही वो अपनापन, वो अधिकार भाव है साथियों। इसको मैं जैसे जैसे व्याख्यान को आगे बढ़ाऊंगी आपको बताती भी जाऊंगी, समझाती जाऊंगी कि किस तरह से कसम हम बहुत विश्वास जीतने के लिए, प्रेम पाने के लिए, अधिकार जताने के लिए कस्में खाया करते हैं। और रेणु ने इस कहानी का नाम ही तीसरी कसम अगर रख दिया है तो तीनों कस्मों के बारे में, और वो कस्में किस तरह से सामाजिक सरोकार से भी जुड़ी हुई हैं और आत्मस्वीकार से भी जुड़ी हुई हैं। ध्यान रहे साथियों, सामाजिक सरोकार और आत्मस्वीकार दोनों से जुड़ी ये तीन कस्में हैं। दरअसल दो कस्मों की स्थितियां तो तीसरी से भिन्न है। फ्लैशबैक शैली में कहानी चलती है। आप कहानी को पढ़ेंगे और सुनेंगे, हम तो उसकी समीक्षा करने बैठे हैं, हम उसका आकलन करने बैठे हैं। दरअसल फ्लैशबैक में बार बार जाकर वर्तमान में लौटना ये वही शैली है कि बिंब सा बनता है, फिल्म सी फलक पर, बड़े कैनवास पर एक फिल्म सी चल रही होती है, ठीक है। तो अपने सौंदर्य के प्रभाव में अभूतपूर्व है ये कहानी। हीरामन का हृदय और हीराबाई का सौंदर्य, ये ज़माने ज़माने तक याद किया जाएगा। दोनों ही हीरा हैं, एक मन का हीरा है और एक पेशे से हीरा है। उसके सौंदर्य का, नृत्य गायन का, हीराबाई के सौंदर्य और नृत्य गायन का दूर दूर तक ज़माने भर में चर्चा है। और हीरामन के मन का, पारदर्शी मन का, निश्चल मन का, गंवई मन का, समर्पित मन का, प्रेम भरे मन का आज तक ज़माने भर में चर्चा है। चलिए, तो जैसा कि पहली बात मैंने आपको बताई कि फ्लैशबैक शैली में कहानी चलती है। कथानक में पूर्व दीप्ति, जिसे आप फ्लैशबैक कहते हैं, कहानी को गूंथती है ना, कसाव पैदा करती है। और पहली दो कस्में हीरामन ने जिन स्थितियों में भी खाई, वे उसके पेशे से संबंधित हैं, यानी वह गाड़ीवान है, ठीक। हीरामन का एक ही सपना है, हीराबाई। उसे प्रेम है अपने गांव से,
उसे प्रेम और ममत्व है अपने भैया भाभी से, और उसे प्रेम अपनत्व और ममत्व है अपनी बैलों से, 2 जोड़ी बैलों से। ठीक, तो पहली 2 कस्में गाड़ीवान के जीवन में सहज थी। तीसरी कसम हीरामन को किन परिस्थितियों में खानी पड़ रही है, एक अभूतपूर्व घटना सा बोलते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि दुर्लभ है, किसी के भी जीवन में वो दुर्लभ है। बड़ा स्वाभाविक सा लगता है कि क्या कभी ऐसा भी किसी गाड़ीवान की ज़िंदगी में होगा, क्या ऐसा हो सकता है। जैसे किसी गाड़ीवान को सड़क पर पड़ा हुआ धन मिल जाए, ऐसा संयोग घटित हो तो हीरामन जैसे गंवार गाड़ीवान क्या अनुभव करेंगे। सड़क पर पड़े हुए धन को प्राप्त करना चाहेंगे, लोभ और लालच मन में आ जाएगा। कहानी की शक्ति दरअसल रेणु की शक्ति है, ये कहानी कहने की शक्ति ये है कि हीरामन और हीराबाई की जो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग परिवेश में जन्मे पले बढ़े, अलग अलग पेशे में हैं, एक गाड़ीवान है और एक नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, ठीक है, नौटंकी की बाई है। दोनों का परिवेश अलग अलग है, इसीलिए दोनों भिन्न दिखते हैं। पर रेणु ने दोनों का नाम समनाम समान धर्मी रखते हुए दरअसल उनकी आंतरिक समानता का बोध कराया है। साथियों, फिर पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपको नोट करने की ज़रूरत है बी और एमए के विद्यार्थियों को, कि दरअसल दोनों अलग अलग परिवेश में पले बढ़े, पेशे से दोनों अलग रहे, हीराबाई और हीरामन, लेकिन दोनों को रेणु आंतरिक समानता में एक दिखाते हैं। एक का मन हीरा है और एक अपने सौंदर्य में अनुपम है, अद्वितीय है, अपने नृत्य गायन में अद्भुत है, तो अलौकिक है। लेकिन दोनों ही समनाम धर्मी हैं और दोनों ही कहीं न कहीं किसी एक धरातल पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। हीरामन इस कहानी को कहने की मेरी कोई यहाँ व्याख्यान में मंशा नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आंचलिकता को थोड़ा सा समझा जाए, क्योंकि हम रेणु पर बात कर रहे हैं। उनकी व्यंजना शक्ति को समझा जाए, उनकी भाषा में जो व्यंजना है और जो गवई टच है, जो शैली है, दरअसल बड़े गुरूर से, बड़े ठसक से वो शैली रेणु अपनाते हैं, और हीरामन की बोली भाषा में तो उसे आप पाएंगे ही। तो व्यक्तित्व केवल बाहरी नहीं होता, व्यक्तित्व और भाषा दोनों को गंवार दिखाना, गंवार मतलब अनपढ़ नहीं, अज्ञानी नहीं, फूहड़ नहीं, गंवार मतलब गंवई संस्कारों से भरा हुआ, सरलता निश्चलता से भरा हुआ, गंवई मतलब सहजता से भरा हुआ, सरल व्यक्तित्व है ना, जटिल नहीं, पारदर्शी व्यक्तित्व और अनुभव की सच्चाई। जब मैं गंवई कहती हूँ तो मैं दरअसल वो अपने अनुभूत सत्य को ही जीता है। कौन? हीरामन। तो हीरामन को जब भी हम हीरामन पर बात करें तो उसके गंवईपन की बात करें और उसकी बोली भाषा की ठसक स्वाभिमान की बात करें, और इस सब के साथ दरअसल में उसके अनुभवों की सच्चाई को, उसके व्यक्तित्व की ईमानदारी को, उसके ठसक को ही तो आज याद किया जाता है, जो आज के समय में दुर्लभ है। साथियों, चलिए अब और थोड़ी सी बात हो। लोक कथाओं को बुनना रेणु की मंशा नहीं है, लेकिन लोक कथाओं के माध्यम से रूप, रंग, गंध, ध्वनि, वर्णों में बिंब, पूरा परिवेश, पूरी प्रकृति, और इन सब के माध्यम से हीरामन और हीराबाई की कथा, दोनों की चेतना को मिला जुला देना, दोनों में प्रेम पैदा करना, दोनों में आकर्षण पैदा करना फणीश्वरनाथ रेणु को वरेण्य है। हीरामन की चेतना पर और बहुत कुछ आच्छादित है। गंवई संस्कार तो है ही, सामाजिकता है, समाज का डर है, तभी तो वह उस तरह से खुलकर अपना व्यक्तित्व या अपनी बात या अपने भीतर की मंशा जाहिर नहीं कर पाता। हीराबाई साहसी है। मैं प्रायः अपने विद्यार्थियों को क्लासरूम में ये ज़रूर कहती हूँ कि तीसरी कसम का नायक तो हीराबाई को होना चाहिए। हीराबाई को क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें जो जोखिम उठाने की, समाज को मुंह तोड़ जवाब देने की
ठीक है कि सौदागर द्वारा वह खरीदी और बेची जाती है, ठीक है कि वह नौटंकी में बाई का काम करती है, पेशे से बाई है, नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, ठीक है कि धन और जीवन यापन के लिए वह पेशा अपनाती है, फिर भी उसके जैसा विराट व्यक्तित्व, साहसी व्यक्तित्व, कहने का और सहने का जोखिम उठाना, हीरामन जगह जगह संकोची है, झिझक जाता है और परिवार और समाज की सोच में पड़ जाता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व में वो मुखरता दिखाई नहीं देती जो हीराबाई में दिखाई देती है। चलिए, तो ये दूसरा बिंदु था। महुआ घटवारिन की कथा बिहार के कई प्रांतों में, प्रदेशों में सुनाई जाती है। लोक कथा है दरअसल, यह आज तक जीवित है, जिंदा है। उसके और हीराबाई के जोड़ को, मतलब उसे कैसे एक जैसा बना दिया, गूंथ दिया रेणु ने। हीरामन के हृदय में और हीरामन के भीतर भी एक लोक है, एक मानस है। उस चित्त में लगातार हीराबाई धीरे 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 उतरती जाती है और वो व्यापक छाया जो कथा, किस्सा, कहानी वो अपने गीतों में सुनाया करता था महुआ घटवारिन की, दरअसल उसे साक्षात ऐसा लगता है कि महुआ घटवारिन उसके सामने हीराबाई के रूप में फिर से प्रकट हो गई हैं। ये हीरामन का चित्त है, पारदर्शी चित्त, यानी लोक कथाओं पर विश्वास, भरोसा। अब ये विश्वास और भरोसा वही व्यक्तित्व कर सकता है जो शंका न करे, जो परिस्थितियों पर संदेह न करे, जो पारदर्शी हो। हीरामन का फैलाव इस पूरी कहानी में सौदागर के नौकर से ज़्यादा नहीं है। हीरामन एक नहीं है, हीरामन का एक मन उन दो बैलों में भी है। आप समझ रहे हैं कि रेणु ने लाल मोटर, पलटदास, इन सब और चरित्रों की घटना की कल्पना की है। इस कहानी में चार चार हीरामन की कल्पना कर रहे हैं, यानी सब तरफ प्रशंसक हीराबाई के, प्रेमी हीराबाई के, इच्छुक मुरीद हीराबाई के पसरे पड़े हैं। बैलगाड़ी यात्रा में बैलों के रूप में हीरामन है। गाय, बैल, कुत्ते, तोते, मनुष्य के मन का प्रतीक पात्र भी हीरामन है। ऐसे ही जैसे कि सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाले, अपने बैलों की बात करता है, अपने भैया भाभी की बात करता है, घर परिवार समाज, गांव, कुटुंब, सब कुछ हीरामन का आत्मीय है। आप समझ रहे हैं कि हीरामन का मन जो है इन सारी चीज़ों से बनता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की ये प्रधानता है, उसके चरित्र की ये प्रधानता है। क्या कि वह स्वभावतः सहनशील है, सहन शक्ति रखता है, आत्मीय तो है ही, निश्चल है, उपेक्षापूर्ण स्थितियों को एक हद तक स्वीकार भी करता है, कर्मठ है, जुझारू है। आप जानते हैं केवल मनुष्य प्रजाति से नहीं, गांव, समाज, कुटुंब, परिवार, भाई भौजाई से ही नहीं, बल्कि अपने बैलों से उसकी कितनी आत्मीयता है। दरअसल ये सब कुछ हीरामन के चरित्र को विराट बनाता है। अभी हम हीरामन पर ही फोकस करते हैं, हीराबाई पर फिर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। जो बैल हैं, जो पशु हैं, जो उसके पालतू पशु हैं, वे उसके भाई जैसे हैं, उसके बेटे जैसे हैं। ये वत्सलता, ये भीतर आचरण में उत्साह, वीरता, दरअसल ये सिंबॉलिक है कि वह एक उत्साही और वीर पुरुष भी है। अपने बैलों से, अपने पाले हुए पशुओं से वात्सल्य रखता है। और एक जो सबसे बड़ी खूबी है कि उसके कंठ में प्राण है, उसके कंठ में उजास है, उसके लोकगीतों में जीवन का संचार है, और वह अपने को कठिन विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में दरअसल इस तरह से उत्साही बनाए रखता है। साथियों, मैं जब कहना चाह रही हूँ कि वो एक लोकगीत गायक है, लोकगीत करते ही यही हैं, भीतर की गांठों को खोलते हैं, कुंठाओं से हमें अलगाते हैं, तो यानी बैकुंठी बना देते हैं लोकगीत, आपको कुंठा रहित बना देते हैं। ये सारी खूबियाँ हीरामन में है। हीरामन अपने बैलों को बेटों जैसा मानता है। बेटों के लिए ही प्राय ये संबोधन होता है कि यशस्वी हों, कमासुत हों,
दरअसल कामासुत और यशस्वी वह अपने बैलों के लिए करता है प्रयोग बार बार। तो हीरामन के व्यक्तित्व में बैल जैसे या किसानी जीवन की जो कष्ट गाथा है, या बैलों के बीच जो उसका संवाद है, अपने बैलों से वो किस तरह का आत्मीय संवाद करता है, या मेलों में और गांव के तमाम उत्सवों में अपने बैलों की भागीदारी किस तरह करता है साथियों, ये सब देखकर, दरअसल ये सब देख समझकर हमें हीरामन के व्यक्तित्व का धीरे धीरे और ज़्यादा पहचान होती जाती है। कहानी में नौटंकी है, नौटंकी का एक विवरण है। हीरामन वह पुरुष चरित्र है जो स्त्रियों का आदर करना जानता है, स्त्रियों का सम्मान करना जानता है, और यही किसी पुरुष को विराट भी बनाता है, वर्सटाइल जिसको कहते हैं, कि वह तो खूबियों की खान है ही, लेकिन तत्कालीन ज़माने में, क्या आज के ज़माने में भी बौद्धिक रूप में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, उसके बावजूद नृत्य और गायन करके पेशे से जो अभिनय करती हैं, या जो नर्तकी हैं, या जो गायिका हैं, समाज बहुत सम्मान की दृष्टि से तो उनको नहीं देखता। तो कहानी में जो नौटंकी का विवरण आता है और उसके माध्यम से हीराबाई का व्यक्तित्व जो ऊपर उठता है, बढ़ता है, उस पर भी बात करनी चाहिए। कंपनी की औरत तो वो शुरू से है। कंपनी की औरत मतलब जिसका कंट्रोल पावर किसके पास है? कंपनी के पास। कंपनी जब चाहे जहाँ चाहे उसे ले जाए, उससे नृत्य करवाए, अभिनय करवाए, नौटंकी करवाए, और यानी कि हीराबाई की कला, हीराबाई का पेशा, क्या कह सकते हैं उसको, कि खरीदा हुआ है कंपनी ने, ठीक है। तो हीराबाई अपने जीवन यापन के लिए वह उनके लिए ये करती है। वह नर्तकी है पेशे से, एक कलाकार के रूप में तो उसका कहानी में बार बार वर्णन होता ही है। उसका नाच गान भी निसंदेह बहुत प्रभावशाली है। बैलगाड़ी की यात्रा के दौरान भी उसकी सौंदर्य की छटा, लोग उसे देखकर कैसे अभिभूत हो जाते हैं, गांव-गांव तक उसकी नौटंकी की चर्चा होती है, उसके सौंदर्य की चर्चा होती है। यह सब प्रभाव साथियों, जहाँ एक तरफ प्रकृति के रूप में उन्मादक है कि हीरामन के समवयस्क जितने पुरुष हैं, गांव भर के जितने नौजवान हैं, वे सब हीराबाई पर मरते हैं। हाँ, तो पलट दास को हीराबाई सिया सुकुमारी लगती है। धुन्नी राम को हीराबाई का सौंदर्य देखकर बुखार आ जाता है, इतना उद्दीप्त हो जाता है। और जहाँ तक हीरामन का सवाल है, नौटंकी प्रकरण में कंपनी की औरत का, औरत का कंपनी के अधीन होकर अपनी कलाकारी और अपनी अभिनय और नृत्य कौशल को दिखाना हीरामन को कहीं ना कहीं खटकता है। ये बड़े इसे संकोच से बार बार स्वीकार करता है कि नौटंकी देखने तो जाऊं, आज तक कभी नौटंकी देखी नहीं, देखने तो जाऊं लेकिन गांव घर को, कुटुंब को, भैया भाभी को पता ना चले। आप समझ रहे हैं, यानी कि सम्मान वह स्त्री को तो देता है, हीराबाई को वह पूरा सम्मान देता है, तमाम स्त्री प्रजाति को पूरा सम्मान देता है। वह उस तरह से अपने मित्रों में जो उसके समवयस्क हैं उनकी तरह से हीराबाई के सौंदर्य पर या नृत्य गायन पर लट्टू नहीं हो जाता, बल्कि वह उसके पेशे को, उसकी कलाकारिता को, उसके नृत्य गायन को सम्मान देता है। लेकिन ये जो नौटंकी शब्द है ना, जो चर्चित है, जो समाज के व्यक्तित्व का उद्घाटन करती है, समाज की स्थितियों का उद्घाटन करती है, उस समय के समाज की सोच को उद्घाटित करती है, दरअसल इसीलिए हीरामन को गंवार कहा गया है, क्योंकि न उसे तो सौदागरी समझ में आती है, न वो सामाजिक व्यवस्था समझ में आती है जिसके अधीन स्त्रियों को मजबूर होकर खरीदा बेचा जाता है, न उसे ये समझ में आता है कि कोई इतना बेबस कैसे हो सकता है कि अपनी कला को, अपने हुनर को, अपने जुनून को किसी के अधिकृत कर दे, किसी के अधिकार में दे दे। यह सब कुछ उसके लिए समझना या पचाना कठिन है। और नौटंकी देखने जाना उसे लगता है कि ये एक मनोरंजन है, एक अपने व्यक्तित्व को क्या कह सकते हैं, उद्दीप्त और उदात्त और आनंद देने का ज़रिया है। तो वह इसे छिप कर करना चाहता है, देखना चाहता है, लेकिन चाहता है कि गांव घर में किसी को इसकी चर्चा न हो, किसी को पता ये न चले। खैर,
तो आप देख रहे हैं कि ये कहानी घटनाओं से तो बनी हुई नहीं है। घटनाएं हैं इस कहानी में, पर वे प्रधान नहीं है मुख्यतः। तो प्रधान क्या है? प्रधान है हीरामन और हीराबाई का चरित्र, और उससे भी ज़्यादा उनके चरित्र की बाहरी विचित्रता और भीतरी सामंजस्य, कि वे एक से कैसे हैं, एक दूसरे को मीता क्यों बुला लेते हैं। मीता समान धर्मी, समान नाम होने के नाते नहीं, बल्कि मीता वे एक दूसरे के हृदय की पारदर्शिता के कारण, एक दूसरे की खूबियों को भीतर से देख लेने, जांच लेने के कारण एक दूसरे को मीता का नाम देते हैं, संबोधन देते हैं। हीरामन मीता के नामकरण को थोड़ा सा और बताया जाए तो दरअसल हीराबाई उसे सबसे पहले मीता बुलाती है। एक तरफ उसे गुरु का संबोधन भी देती है कि आप गीत सिखा रहे हैं, आप गीत गा रहे हैं, आपका कंठ सधा हुआ है, मैं अभी सीख रही हूँ। ये विनम्रता हीराबाई की। हीराबाई के चित्त में उठने वाली ये जो छायाएं हैं, दरअसल ये छायाएं हीरामन ही बन रहा है। हीरामन कभी वायवी हो जाता है, छाया के रूप में हो जाता है, और कभी लोक गायक के रूप में सामने मौजूद होता है, कहानी के नायक के रूप में मौजूद होता है, हीराबाई के मीता के रूप में मौजूद होता है। आप समझ रहे हैं? तो रेणु ने कहानी में स्वप्न सा भी बुना है कि महुआ घटवारिन को डूबने से बचाने के लिए नौकर पानी में कूद पड़ता है। वो नौकर और कोई नहीं, हीरामन खुद को समझने लगता है कि कभी ऐसा घटा होगा। एक स्वप्न चल रहा है, देखिए कहानी के भीतर एक स्वप्न चल रहा है। ठीक, हीरामन का चित्त जो है वो फलक है, कैनवास है, जिस पर हीराबाई प्रोजेक्टर की तरह है, जो वो प्रकाश देती है, जो वो दृश्य वहाँ फेंकती है, वही छायाएं हमें सामने कहानी में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इस कहानी में दरअसल मानसिक स्थितियों की यात्रा भी कराई गई है। दोनों के चरित्र को उद्घाटित करते हुए दरअसल मानसिक स्थितियों को भी उभारा गया है। कहानी के आगे बढ़ने का कारण गांव वाले हैं। गांव वालों को ये दरअसल हीरामन का व्यक्तित्व, हीरामन का चरित्र और हीरामन का पारदर्शी होना, हीरामन एक ईमानदार कर्मठ गाड़ीवान है। वह 2 बार काला बाजारी से 2 ऐसी कस्में खाता है जो समाज के लिए खाता है कि अब काला बाजारी का सामान नहीं उठाऊंगा, अब किसी से भागने या बचने और डरने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी कसम वह निजी लेता है। तीसरी कसम के बारे में भी खुलासा करूंगी मैं। 2 कसमें वो सामाजिकता के कारण, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के कारण खाता है। अब ये लोक कथा जो है महुआ घटवारिन की, कि सौदागर ने उसे खरीद लिया। महुआ घटवारिन अपनी कहानी हीरामन के मुंह से सुनती है गीत के माध्यम से, और हीरामन को भी यही लगता है कि और कोई नहीं महुआ घटवारिन हीराबाई स्वयं है। और हीराबाई को भी ये महसूस होता है कि इस कथा गायन में दरअसल महुआ घटवारिन जो है ये मेरे ही जीवन की कोई कथा सुनाई जा रही है। ठीक है, तो साथियों ये कहानी का क्रम है कि हीराबाई का नाच गान जो है हीरामन के स्वप्न में और वास्तविकता में साथ साथ चलता है, और कहानी को आगे बढ़ाने में भी तो ये मदद कर रहा है। हीरामन और हीराबाई के संबंधों को देखें अगर, तो ये कहानी के अंत तक चलता है। इसका कारण यही है कि हीराबाई के व्यक्तित्व का नाच गान, कलाकारिता और ये सारा मोहक रूप उसका, हीरामन तटस्थ दर्शक के रूप में उसका पान कर रहा है, उसकी रूप का, नृत्य गायन का, सौंदर्य का। ठीक है, हीराबाई और हीरामन के संबंध का द्वंद्वात्मक विकास है, दरअसल एक जूझ है, एक संघर्ष है। हीराबाई की नाच गान का सारा विवरण कहानी में जब जब आता है बड़ा मोहक, बड़ा चमत्कारी, तिलस्म जैसा पैदा करता है। लेकिन हीराबाई के व्यक्तित्व का विकास जो है साथियों, इस एंगल को भी देखने की हमें ज़रूरत है कि हीराबाई एक साहसी स्त्री है, तभी तो बड़े अधिकार से कह पाती है कि मैं अपने पेशे के प्रति अगर ईमानदार न रहूं और अपने पेशे को इज्जत न दूं
तो यह मेरे लिए लानत है, ये मेरे लिए गलत बात होगी। आप समझ रहे हैं? तमाम समाज के लोग इसे कैसे भी आंकें देखें, लेकिन हीराबाई को ये लगता है कि वह अपने पेशे से ईमानदार है, अपने पेशे को इज्जत देती है और यही उसको निभाना भी चाहिए। यही वजह है कि बड़े अधिकार से हीरामन से वह यह भी स्वीकार करा लेती है या यह भी स्वीकारोक्ति करती है कि आखिर करती तो क्या करती, क्योंकि तुम बसाओगे नहीं, गांव अपने ले जाओगे नहीं, क्या तुम निभाओगे, क्या तुम ब्याह करोगी। अस्फुट शब्दों में होता है, ये स्पष्ट कहीं भी दिखाई नहीं देता कि कोई इस तरह का प्रेम प्रस्ताव कभी हीरामन कर पाता है या हीराबाई उसे अस्वीकार या स्वीकार करती है। साथियों, दरअसल हीरामन है जो चीज़ों को स्वीकारने में या हीराबाई को अपने जीवन में स्वीकारने में असहज है, कतराता है, डरता है। पूरी कहानी में जैसे वह लगता है कि उसका सपना सा चल रहा है और अब स्वप्न भंग हो जाएगा, अब सपना टूट जाएगा। समझ रहे हैं? तो हीरामन हीराबाई के रुपए भी नहीं लेना चाहता। हीराबाई के रुपए क्यों नहीं लेना चाहता? उसे लगता है कि माने भाड़े के रूप में नहीं लेना चाहता, क्योंकि हीराबाई की आर्थिक स्थिति हीरामन से बहुत अच्छी है, पेशेवर है वो। कहानी के अंतिम विदाई के क्षण में भी हीराबाई हीरामन को कुछ रुपए सौंपना चाहती है, एक गर्म चादर खरीद कर देना चाहती है। हीरामन की बोली बस इतनी ही फूटती है, इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। इसमें एक तरह का संकोच, और संकोच से ज़्यादा पुरुष के व्यक्तित्व में कि तुमसे कुछ लूँ, प्रेम पात्र से कुछ बदले में लूँ। स्त्री नहीं, स्त्री को तो वह आदर देता है। जिससे प्रेम करता हूँ और वह उस प्रेम को मैं निभा नहीं सका, किसी परिणाम तक पहुँचा नहीं सका, तो अब उस प्रेम से मैं किराया लूँ। आप समझ रहे हैं? ये हीरामन का मन स्वीकार नहीं करता और उसे लगता है कि हर समय तुम प्रोफेशनल बातें ही क्यों करती हो, हर समय तुम रुपए पैसे की ही बातें क्यों करती हो। सब कुछ क्या रुपया पैसा ही है क्या? बोल व्यवहार संबंध कुछ भी नहीं है। हीरामन की यह स्थिति है। तो आप समझ रहे हैं कि आप उसके कमाई से सौंपा गया धन, हीराबाई से पैसे लेने के प्रसंग में सारा यथार्थ दरअसल खुलता है कि हीरामन रुपया लेते हुए क्या कहेगा, कंपनी की औरत है, अभी रुपए का रुआब दिखा रही है या कंपनी में लौट जाएगी, हीरामन कहाँ रह जाएगा, वह फूल परी है, वह देवकुल की औरत है, डोली में दुल्हन की तरह आती है। देखिए, अलग अलग तरह की छायाएं इस कहानी में चल रही हैं, पर सच्चाई और वास्तविकता तो यही है ना कि वह एक पेशेवर कलाकार है ना। सच्चाई और वास्तविकता तो यही है कि वह एक कंपनी की औरत है और आत्मीयता और वो दुलार और वो ममत्व, वो अधिकार दरअसल उसकी छाया है जो हीरामन से जुड़ जाती है। वह वास्तविक औरत है। हीरामन का क्या है? बक्सा ढोने वाला राह दिखाता हुआ आगे बढ़ता है, बैलगाड़ी की यात्रा दूसरी चल रही होती है, रास्ते दोनों के अलग अलग हैं, दोनों की यात्राएं अलग अलग हैं और हीरामन का मन भी अब अपने बस में नहीं है और हीराबाई भी स्टेशन से लौटते हुए, जाते हुए, विदा होते हुए, अलग होते हुए, हीरामन से बिछुड़ते हुए बैलों को संबोधित करके कहती है, अच्छा मैं चली भैयन, मैं चली। मतलब मैं बिछड़ रही हूँ, लेकिन हीरामन क्योंकि स्वीकार नहीं कर पाता, निभाने का कोई वायदा नहीं दे पाता, तो कथित यहीं ख़त्म हो जाता है। कंटेंट जो है यही ख़त्म हो जाता है। हीरामन के ही तरह उसके साथी भी हीराबाई को स्त्री के रूप में, आदर्श के रूप में, कलाकार के रूप में या पेशे से पवित्र के रूप में क्यों नहीं मान सकते? कोई तो उसे देवता की, देवत्व की भूमिका पर बिठा देता है, सिया सुकुमारी कह देता है।
दरअसल भीतर जब मन में बहुत जिसको क्या कह सकते हैं कि बहुत मन में गड़बड़ी हो, उथल पुथल हो, किसी स्त्री को लेकर आकर्षण हो, बेचैनी हो, तो इस तरह का आप आवरण देते हैं, सिया सुकुमारी जो कहता है, समझ रहे हैं ना आप। तो हीराबाई को सिया सुकुमारी कहना ये एक आवरण है। स्त्री को उसके स्त्रीत्व के रूप में ही, उसके पेशे के रूप में ही क्यों न उसे स्वीकार किया जाए, आदर दिया जाए, उसके कलाकार रूप को ही क्यों ना आदर दिया जाए। दरअसल रेणु की यही मंशा है और वो यही अपने सामाजिक से भी चाहते हैं, अपने पाठक समाज से और श्रोता समाज से भी चाहते हैं। साथियों, दरअसल हीरामन का प्रेम जो है सपने की तरह है। सपना जब तक चलता जाए अच्छा लग रहा है, सपना टूटता है, भंग होता है और वास्तविकता सामने आ जाती है। ये गंध से स्पर्श की यात्रा नहीं है, प्रेम श्रद्धा में बदलता जाता है ना। प्रेम वही ऊंचा है जो आदर और सत्कार और श्रद्धा दे, है ना। तो हीराबाई को लेकर हीरामन के मन में कोई दाम्पत्य सुख लेने की, विवाह करने की, शरीर पाने की, शरीर भोगने की कोई इच्छा दिखाई नहीं देती पूरी कहानी में। अद्भुत कलात्मक संयम है ये। फिर से कहूँगी कि ये हीरामन के चरित्र की खूबी है कि ये संयम है उसके व्यक्तित्व में, और ये कलात्मक संयम दरअसल रेणु इंजेक्ट कर रहे हैं हीरामन के, जो कहीं भी लांघता नहीं, अपनी सीमा नहीं लांघता, अपने सीमा में रहता है। और सीमा क्या है उसका कि वह एक छाया सी है, प्रेम की छाया, स्वप्न की छाया सी है और आदर्श प्रेम की छाया सी है। और हीरामन चाहता है कि सपना चलता ही रहे, जगे ही ना, सपना टूटे ही ना, वास्तविकता सामने ना आए। तो वास्तविकता को बार बार नकार देना, अपने से हटा देना, वास्तविकता को स्वीकार न करना, दरअसल ये बात भी हीरामन के चरित्र का एक बिंदु है। वह शब्दों में और मन में अस्पष्ट सा है, क्योंकि ये कहाँ है, हीरामन के अवचेतन में है। उसकी चेष्टाओं में तो वह एक कर्मठ पेशेवर गाड़ीवान है, स्त्रियों का आदर करता है, मित्रों का सहयोग करता है, समाज और घर परिवार कुटुंब का भय रखता है, भीरू है, स्वभाव से भीरू है। साथियों, सपना कभी सच नहीं होता, व्यवहारिक धरातल पर सपने सच नहीं होते। तो हीरामन की ये सारी जो चेष्टाएं हैं ना, झूठ और सच की, सपने और वास्तविकता की, ये दरअसल इस पूरी कहानी में तीसरी कसम में घुल मिल जाते हैं। उसका अवचेतन उस पर हावी रहता है ना, जिसकी वजह से व्यवहारिक दृष्टि से वह अपने आप से भी सच बोल नहीं पाता। कभी राह काटते हुए गाड़ीवान से पूछ लेता है, मेला टूट रहा है क्या भाई? या कभी वह दूसरे लोगों की बात जानना चाहता है, मेले का हाल दूसरे लोगों से जानना चाहता है। फिर झूठ बोल देता है जो राह में लोग टकराते हैं कि बिदागी की औरत है, ससुराल जा रही है, किसी को उसका नाम पता बताना नहीं चाहता। असुरक्षा भीतर चल रही है कि हीराबाई है, इसकी रूप सौंदर्य, इसकी कलाकारिता, इसकी खूबियाँ सब कुछ मेरे लिए हैं, सपना सा है ना। तो अब आप देखें, हीरामन शर्मिला गंवार है। गंवार, फिर जब मैं कहूँगी, व्याख्यान के शुरुआत में भी मैंने आपको ये बताया था कि गंवार शब्द कहीं से भी अशिक्षित या फूहड़ होना नहीं होता। गंवार मतलब पारदर्शी, जो है जैसा है, जो भीतर है, झूठ बोल नहीं सकता और सच मुँह तक लाता नहीं, संकोची है। ठीक है। तो ये जो मैंने प्रेम की छाया या सपने सी छाया, इस सब को वो लगातार जीता है पूरी कहानी में। साथियों, हीरामन शर्मीला है, संकोची है, प्रेम प्रस्ताव दे नहीं पाता और अपनी चेतना में ही अपने सपने को जी रहा होता है। गांव में जब बच्चे पर्दे वाली गाड़ी को देखकर तालियां बजाते हैं और गाते हैं, गुनगुनाते हैं गांव में गाए जाने वाले गीत, लाली लाली डोलिया पे लाली रे दुल्हनिया, तो कहीं भीतर हीरामन के मन में गुदगुदी लगती है। रेणु ने इस प्रकार इसको अंकित किया है कि कितने ऐसे सपने हैं। हीरामन अपनी उम्र से सयाना हो चुका है, विवाह के योग्य कब का हो चुका है,
पर उससे आज तक कोई स्त्री भाई नहीं, कोई स्त्री उसके मापदंडों पर या उसके हृदय में उतरी नहीं। आप समझ रहे हैं। लेकिन बच्चों का इस तरह गाड़ी के पीछे पीछा करते हुए ये गाना उसे ऐसा गुदगुदाता है या सपना देता है, जो बार बार बात में कर रही हूँ, कि जैसे वह अपनी ही दुल्हन लेकर लौट रहा है ना। हर गांव के बच्चे तालियां बजा रहे हैं, आंगन से स्त्रियां झांक झांक कर देख रही हैं, और मर्द बार बार पूछ रहे हैं उत्सुकता से कि कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसे ये सपना या ये आभास होता रहता है कि उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है, और न जाने कितने सपनों के बीच में सपने चल रहे होते हैं। खैर, इस कहानी में उपन्यास का कलेवर और फ्लेवर, मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा कैनवास है दरअसल ये कहानी में सपना चल रहा है। वास्तविकता जब जब आती है उसे हीरामन अस्वीकार कर देता है। तीसरी कसम में बैलगाड़ी की यात्रा शुरू होने, हीरामन की पीठ में गुदगुदी लगने से लेकर रात में फारबिसगंज मेले में पहुंचने तक कहानी खत्म हो जाती है। इतना ही वृत्तांत कहानी के ठेठ रूप की दृष्टि से पर्याप्त है। कहानी का अंत मार्मिक है। फारबिसगंज पहुंचने पर कहानी में काफ़ी बदलाव आप देख रहे हैं, दृश्यों में बदलाव हो रहा है। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी, छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई देती है। दरअसल ये वृतांत है कहानी में। चंपे की फूल की गंध से शुरू हुआ वृतांत, और वह सूरजमुखी के फूल की दृश्यता से समाप्त हुआ। समझ रहे हैं आप साथियों। गंध से स्पर्श की इच्छा होती है, और स्पर्श उत्तेजक होता है, मूर्छित कर देने वाला होता है। लेकिन ये स्वप्निल छाया लोक है। ये हीरामन का सपना सा चल रहा है, और अंत डबडबाई आंखों की करुणा में तब्दील हो जाता है। यानी कहानी की ये पूरी पारंपरिकता परंपरा यहाँ पर दिखाई देती है। आप स्वप्नभंग मेले में पहुँचने के थोड़ी देर बाद ही हो जाता है। मेले में पहुंचते ही उसे ये पता चल चुका होता है कि ये जो स्त्री है, जो चंपई खुशबू से भरपूर है, और जिससे मैं लगातार लुब्ध और आकर्षित हुआ जा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे भीतर ये गुदगुदी और ये सपना चल रहा है, दरअसल वह पेशे से पेशेवर औरत है, नौटंकी की बाई है। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ स्वप्न भंग की स्थिति है कि इस स्त्री को तो समाज, कुटुंब और परिवार में बसाया नहीं जा सकता। ये सोच, गंवई सोच, ये देहाती परिवेश और उससे मिली हुई सोच है दरअसल। ठीक। कहानी तीसरी कसम का सारा परिवेश आप देखते हैं तो देहाती है। कस्बे और महानगर, बल्कि छोटे कस्बे की कहानी सी है। आंचलिकता तो नहीं, लेकिन तीसरी कसम में स्वप्न की विशेषता या कल्पना या जो कुछ घट रहा है, बैलगाड़ी की यात्रा, यह भी एक स्वप्न है। हीराबाई और हीरामन की मन की यात्रा, पूर्व दीप्ति शैली, फ्लैशबैक शैली, और इसके उपरांत आत्मीय जीवन की वास्तविकताएं और जीवन का एक अंश जीवन के सपने की तरह घटित हो जाना, यह सब कुछ दरअसल चंपे का फूल, उसकी गंध, डाकिन पिशाचिन का संबंध, ये सब आप देख रहे हैं कि गांव के लोक विश्वास हैं, कहावतें हैं, महामारियों से उसे जोड़ा जाना, किसी देवी से, डाकनी पिशाचनी से जोड़ा जाना, देवी भगवती मनाना, यह सब कुछ दरअसल उस देहाती परिवेश का भी चित्रण कर रहे हैं इस कहानी में। तो ये परिवेश भी हीरामन को उद्घाटित करने में कि वह दरअसल उसका मानस जो है, उसका मन जो है, इन्हीं चीज़ों से बना है साथियों। तो वो इससे बाहर निकल नहीं पाता, वो उससे विद्रोह नहीं कर पाता, और यही कारण है कि उसका मन ये स्वीकार नहीं करता कि ऐसी स्त्री से प्रेम तो किया जा सकता है, ऐसी स्त्री का सपना तो देखा जा सकता है, उस पर मुग्ध हुआ जा सकता है, उसका आदर मान प्रेम तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्त्री को घर परिवार या समाज में बसाया नहीं जा सकता। तो आज हम लोगों ने दरअसल उस सांस्कृतिकता की बात की, उस परिवेश की बात की, हीरामन के भीतर और बाहर
को उद्घाटित किया। कहानी के बहाने, कहानी के भीतर हीरामन कहाँ कहाँ असहज होता है अपने सपने की वजह से, और कहानी की यात्रा, सपने की यात्रा, स्वप्न भंग हो जाने की स्थिति, और अंत में तीसरी कसम खाना कि अब किसी कंपनी की बाई को अपनी गाड़ी पर नहीं बिठाऊंगा। वो उसकी व्यक्तिगत कसम है, वो निजी कसम है। वह ये लेता है कि जिस तरह इस बार दिल छूट गया है, जैसे गाड़ी छूट गई, जैसे बैलों का मुंह मोड़ लिया गया, ऐसे वो अपने दिल को मोड़ लेता है कि चलो अब फिर किसी यात्रा पर चलें, और यहाँ तो अब दिल आगे नहीं बढ़ा, यहाँ तो अब ये मुकम्मल कुछ नहीं हुआ। तो ये उसकी व्यक्तिगत कसम है। तीसरी कसम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आज मैंने उन 3 कस्मों की यात्रा आपको करवाई है। अगली कक्षा में हम इस कहानी की मूल संवेदना पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।